मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर साइकोप्रैक्टिकल लेके आया हूँ, जिसमें आपका एक है हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HSPQ, हाई स्कूल पर्सनालिटी पर्सनालिटी क्वेश्चनायर टेस्ट। चलिए, अब हम इसमें दो पक्ष होते हैं। एक होता है आपका सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा होता है आपका क्रियात्मक पक्ष। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ बीएड के संबंध में प्राप्त होती रहें। चलिए मित्रों, मैं आज अब आगे चलता हूँ। जैसे कि आपको HSPQ परीक्षण के बारे में बताना है, इसमें सबसे पहले आता है आपका सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिसको इंग्लिश में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कहते हैं। इसमें थ्योरी, जिससे कि आपका वाइवा पूछा जाता है कि जैसे व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि सभी जानते हैं, व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी का हिंदी पर्याय है। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के पर्सनालिटी परसोना शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है मुखौटा, जिसे पहनकर यूनानी लोग लोक मंच पर अभिनय करने वाला कौन है। व्यक्तित्व शब्द बाह्य गुणों की ओर संकेत करता है। किसी व्यक्ति को देखते ही ध्यान उसके रंग रूप वेशभूषा सौंदर्य आदि पर बाह्य लक्षणों पर जाता है। इन बाह्य लक्षणों के आधार पर हम उनके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान कर लेते हैं। समानतः व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के बाह्य बनावट तथा उनके जैसा समझा जाता है। व्यक्तित्व मात्र व्यक्ति का सौंदर्य नहीं और ना ही उसकी बुद्धि एवं विचार शक्ति। व्यक्तित्व उनके व्यक्ति के समस्त गुणों एवं दोषों का प्रतिफल का द्योतक होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न प्रतिक्रियाओं एवं व्यवहार के परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो इस तरह से आप व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे। व्यक्तित्व वास्तव में शारीरिक सामाजिक तथा आंतरिक गुणों का संगठन है। समाजशास्त्री व्यक्ति को उन गुणों का संगठन मानते हैं जो समाज में उनके पद और कार्य चिन्हित करते हैं। व्यक्तित्व संपूर्ण मनुष्य है। उसका स्वाभाविक अनुरुचि तथा क्षमताएं उसके भूतकाल और में आकर्षित किए गए अधिगम पल इन कारकों तथा अपेक्षाओं की विशेषताओं से पूर्ण होता है। इस तरह से आप व्यक्तित्व का समुचित विकास करना होता है। इस तरह से ऐसे आप सैद्धांतिक पक्ष लिखते जाएंगे। जैसे इसमें आपको परिभाषा भी लिखना होगा। जैसे मन के अनुसार है, व्यवहार की परिभाषा व्यवहार विधियों रुचियों आवृत्तियों योग्यताओं और कुशलताओं के सबसे विशिष्ट एकीकरण के रूप में भी जा सकती है। बिग हंट के अनुसार जेम्स के अनुसार जेम्स के अनुसार है, व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के शारीरिक मानसिक नैतिक व सामाजिक गुणों के सुसंगठित एवं गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है। व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पक्ष क्या क्या हैं? जैसे कि आपका मनोशारीरिक संगठन। व्यक्तित्व केवल शारीरिक बनावट एवं रंगरूप सौंदर्य का द्योतक नहीं है, इसके मानसिक गुणों का समावेश होता है। व्यक्तित्व मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के संगठन का सम्मिलित रूप है। गत्यात्मक संगठन। व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है, इसमें पूर्ण स्थिरता नहीं पाई जाती। व्यक्तित्व गतिमान सतत एवं रूप में विकसित एवं परिवर्तित होते रहते हैं। व्यवहार का निर्धारण। व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्ति के प्रत्येक कार्य और व्यवहार की पृष्ठभूमि पर में उसका व्यक्तित्व होता है, अतः व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करता है। संगठन एवं व्यवस्था। व्यक्तित्व में अनेक घटक होते हैं, जिन्हें कोई भी एकल घटक के संपूर्ण व्यक्तित्व में परिलक्षित नहीं होता है। यह घटक एवं व्यवस्था के अंतर्गत अन्य संबंधित एवं सुसंगठित होकर कार्य करते हैं, अतः व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न गुणों के एवं एक व्यवस्थित संगठन के रूप में होते हैं।
परिवेश के प्रति समायोजन। नेक्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत भी कई हैं, जैसे आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये आपका फ्रॉयड ने दिया है। ये टीटी में आपका पूछा भी जाता है, तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ये आपका फ्रॉयड ने दिया है। इसका प्रतिपादन फ्रॉयड ने किया। व्यक्तित्व का निर्माण इड, ईगो, सुपर ईगो के द्वारा होता है। इड अचेतन मन है, इसके मूल प्रवृत्तियों में केवल इच्छाएं रहती हैं। ईगो चेतन इच्छा, शक्ति, बुद्धि तथा तर्क है। और सुपर ईगो आदर्शों से निर्मित होता है, जो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया को संभव बनाता है, जिसे समान रूप से चेतना कहते हैं। रचना का सिद्धांत गोलाकृति, आयताकृति, फिर प्रतिकारक प्रणाली का सिद्धांत दिया हुआ है आपका। इसको कैटल ने दिया है। व्यक्तित्व विशेष परिस्थितियों में जो भी करता है उसका प्रतिफल भी ही व्यक्तित्व कहलाता है। अल्पोर्ट का सिद्धांत है। अल्पोर्ट ने वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित व्यक्तित्व के जटिल मिश्रण के प्रति न्यायकर मनोवैज्ञानिक कारणों के प्रति जो दिया है, जो अनेक संप्रदाय तथा व्यक्तित्व के में विद्यमान होता है। ये आपका टीटी में पूछा जाता है। जैसे अल्पोर्ट का सिद्धांत, आपका प्रतिकारक का प्रणाली का सिद्धांत, ये आपका टीटी में पूछा जाता है। अगर आप HSPQ का तैयार कर लेते हैं तो आप टीटी में व्यक्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मूरे का सिद्धांत, ये भी आपका टीटी बहुत पूछा जाता है। व्यक्तित्व कार्यात्मक रूप एवं शक्तियों की निरंतरता है, जो संगठित प्रक्रिया के रूप में जन्म से मृत्यु तक बहुमुखी होकर प्रकट होती है। कार्यात्मक रूप की निरंतरता ऋणात्मकता, धनात्मक, सक्रियतात्मक और निष्क्रियात्मक। व्यक्तित्व के प्रकार, जैसे क्रिस्मर ने के अनुसार शरीर रचना की दृष्टि से एथेनिक, एथलेटिक और पैनिक, ये तीन बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार कृचमर ने। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कृचमर की सिद्धांत थ्योरी, व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं कृचमर ने, इसको आपको पढ़ना होगा। एथेनिक क्या होता है, पैनिक क्या है, और उसके बाद आपका आता है सामाजिक। सामाजिक में प्रेम का पुजारी, सहानुभूति में विश्वास करता है और राजनीतिक सत्ता व नियंत्रण में विश्वास रखता है। धार्मिक ईश्वर में से डरने वाला। कलात्मक वस्तुओं को कला की दृष्टि से देखने वाला। अंतर्मुखी, जैसे हेडिंग आप देख रहे हैं, अंतर्मुखी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित है, जगत को बाह्य पदार्थों से कोई तात्पर्य नहीं होता है। फिर उसके बाद आता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का स्वभाव शारीरिक बातों में बहुत अच्छा होता है तथा सामाजिक बातों में विशेष रहता है तथा दूसरों में साथ मेल बढ़ाता है। खेल कूद में रुचि लेता है। व्यक्तित्व धन बीमारियों की परवाह नहीं करता है, परिस्थितियों में आत्मविश्वास का परिचय देता है। उभयमुखी यानी व्यक्ति उस परिस्थितियों में बहिर्मुखी तथा कुछ परिस्थितियों में अंतर्मुखी होता है। इडोक्राइन, इसमें जैसे प्रभावक, ये बहुत इच्छुक तथा दूसरे पर प्रभाव डालता है। उसके बाद आपका आता है प्रभावक। फिर आपका शिथिल, ये सुस्त तथा मंद बुद्धि के होते हैं। उसके बाद आता है कुटिल। फिर सलन सहनशील, हंसमुख व शांत स्वभाव वाले होते हैं। सांस्कृतिक शांत बीमा व्यक्ति कला संगीत साहित्य में रुचि लेता है। पूर्ण परिपक्व, समय से पूर्व परिपक्वता प्राप्त करने वाले व्यक्ति आते हैं। और व्यक्तित्व परीक्षण, व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक गुणों का संगठन है। इसे मापना
ही व्यक्तित्व परीक्षण कहलाता है। व्यक्तित्व मापन की विधियाँ जैसे कि व्यवहारिक व्यवहारिक में आपका प्रश्नावली, साक्षात्कार, निरीक्षक। संबंधित में समायोजन, चिंता, नैराप्स और व्यक्तित्व परीक्षा जैसे व्यक्तित्व सूचियाँ हैं, एकशील गुण वाली और बहुशील गुण वाली। तो इस तरह से आप नेक्स्ट टाइम पे आते हैं प्रक्षेपी विधियाँ। प्रक्षेपी विधियाँ जैसे शब्द सहचर परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, खेल परीक्षण, सोरसा स्याही धब्बा परीक्षण और कहानी बताओ बालक बोध परीक्षण और लास्ट में आप देख रहे हो गौण बोध परीक्षण। जो आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व है उसके आधार पे आप कुछ मार्गदर्शन करें, देखकर निशान लगाकर होने वाले तथ्यों के बारे में बताना, जैसे खुली, बंद, कथित और विस्तार। उसके बाद आपका आता है प्रश्नावली विधि के गुण। प्रश्नावली विधि के गुण में आपका जैसे 5 गुण दिया गया है, उसमें से आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका साक्षात्कार विधि। इस विधि में आमने-सामने बैठकर पारस्परिक आदान-प्रदान से सूचना प्राप्त करता है। व्यक्तित्व के स्तरों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। चलिए उसके बाद हम आते हैं प्रक्षेपी विधि। उन विधियों के प्रति व्यक्ति की क्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने पर उनके व्यक्तित्व में स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। और प्रक्षेपी विधि में व्यक्ति के अचेतना स्तर पर दबी हुई आंतरिक भावनाओं का माप करती है और इसके अभाव में व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना कठिन है। यह व्यक्तित्व के सभी गुणों का सूक्ष्म तथा सुचारू रूप से मापन करती है। प्रक्षेपी विधि की विशेषताएं आपको लिखनी है, जैसे कि यह व्यक्ति के अंदर दबी हुई भावनाओं को प्रकाशित करने में सहायक है। दूसरा है इसमें व्यक्ति अपनी बातों को छुपा नहीं सकता। और लास्ट में जैसे हम देखते हैं यह व्यक्ति का स्पष्ट चिन्ह प्रस्तुत करती है। तो 4 से 5 आपको लिखने होंगे ये। उसके बाद आता है प्रक्षेपी विधियों के दोष। इस विधि इस अधिक समय लगता है और रोसा स्याही धब्बा परीक्षण। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण का निर्माण 1921 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के हरमन रोसा ने किया था। उसके बाद आता है परीक्षण सामग्री विधि, फिर विश्लेषण के बाद स्थान, फिर निर्धारक गुण के बाद विषय, जैसे प्रयोज्य के धब्बों में किसी भी आकृति को देखना और जैसे प्राकृतिक दशाएं, दृश्यों की, पशुओं की, मंदिरों की तथा या अन्य किसी की। तो उसके बाद हमारा आता है समय प्रतिक्रियाएं, प्रयोग प्रत्येक धब्बे के प्रति और लास्ट में हम निष्कर्ष पे आते हैं। यदि प्रयोजक में धब्बे के प्रति किसी की क्रियाओं की तो यह व्यक्ति सैद्धांतिक है। और लास्ट में आप ऐसे व्यक्तित्व का शैक्षिक महत्व के बारे में लिखिए। इस तरह से आपको ये आपका टूल है जो आपको विद्यालय से मिलेगा। और एक है आपका क्वेश्चनर में आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ भी जैसे बन जाए इससे किसी के उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, जैसा भी ग्राफ बने उसको वैसा ही बनाना होता है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा जैसे ये आपका ग्राफ बना हुआ है। इस तरह से आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब।
क्रियात्मक पक्ष में जैसे परीक्षण का नाम है, उसको आपको लिखना होगा। हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली परीक्षण उद्देश्य में एचएसपीक्यू की सहायता से प्रयोज्य के व्यक्तित्व के आयामों का पता लगाना। प्रयोज्य परिचय में जो आप सब्जेक्ट लाएंगे उसको हम प्रयोज्य परिचय कहते हैं। उसमें आपको सर्वप्रथम नाम लिखना होगा, एज लिखनी होगी, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और शिक्षा क्लास को लिखना होगा। शारीरिक एवं मानसिक उत्तम स्वास्थ्य परीक्षण का समय जो जिस डेट में जैसे आप करेंगे तो वही डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। जैसे प्रयोगकर्ता परिचय यहाँ पे है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मीटिंग आती है प्रारंभिक तैयारी। प्रयोज्य को शांत एवं एकांत कमरे में बैठाया गया। परीक्षण कक्ष में उचित एवं पर्याप्त प्रकाश उच्च की व्यवस्था की गई। निर्देश में आपको एक उत्तर प्रपत्र दिया गया है और बिना किसी भी अवरोधन के पहुंचाना होगा। और ये आपका जैसे आप अपने संबंध में गलत उत्तर ना दें, क्योंकि इसके आपके व्यक्तित्व का गलत मूल्यांकन होगा। तो कोशिश करें कि आप हमेशा सत्य बोलें और सही मार्ग पर चलते रहें। उसके व्यक्तित्व पर उसके व्यक्तित्व का यह पता लगाना है कि उस व्यक्ति का इस तरह से प्रयोजन हल किया जाता है। और 10 पॉइंट इसके आपको लिखने हैं, 10 से 11 पॉइंट, जिसको आप लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। विधि विधि में पहले प्रयोज के उत्तर प्रपत्र पर अपने समन्वय को स्पष्ट करें और उसके बाद रिसर्च प्रेजेंट करेंगे। इस तरह से आपका बन जाएगा। और अब इसके बाद आपकी निरीक्षण तालिका बनेगी, जिसमें आप जिसे देख रहे होंगे सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद फैक्टर, आपको पता है ये 15th एच प्रैक्टिकल है, फिर रॉ स्कोर, फिर स्टेन स्कोर, फिर फिर आपका डिस्क्रिप्शन। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। और जैसे ए का आपका रॉ स्कोर 9 आएगा, तो इसका स्टैंडर्ड स्कोर निकाला जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। इस तरह से पूरी आपकी 14th पीएच की टेबल बन जाएगी। और लास्ट में परिणाम लिखेंगे, जैसे फैक्टर 1 और टैबलेट। जैसे फैक्टर 1 में A to F, और इसमें इसमें आपका एवरेज 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 पूरा ऐसे ही आ जाएगा। दोनों लोग अलग अलग कमरे में रहेंगे। फिर गणना गणना की जाएगी। प्रयोजक को गणना के लिए स्टेंसिल ए और बी की सहायता से उत्तर पुस्तिका को जांच जाता है। उत्तर पुस्तिका और स्टेंसिल की से देखा जा सके कि जो भी अंक प्राप्त होते हैं उसे जोड़ दिया जाता है, और राय स्कोर को निर्धारित करने के लिए नंबर हॉरिजेंटली जोड़े जाते हैं। इसके उसके बाद रॉ स्कोर का स्टैंडर्ड स्कोर, और लास्ट में ऐसे ही आपको व्याख्या की जाती है विभिन्न कारकों के स्टेशन स्कोर क्रिएटिविटी की वैल्यू निकालते हुए। ये ऐसे आप कर सकते हैं। फिर लास्ट में हेडिंग आप देख रहे होंगे लक्षण, जैसे फैक्टर ABC, यानी कि पूरा आपको ऐसे लिखना होगा DEF तक, और लास्ट में ऐसे पूरा आप लिखेंगे। और एक आप स्टेथोस्कोप से ऐसे इसको बना सकते हैं। जैसे शैक्षिक महत्व है आपका, इसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे और आपका पूरा आपका HSPQ कंप्लीट हो जाएगा। इस अगर न समझ में आए तो हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं।
और मैं आपकी पूरी मदद